नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, हम सब खड़े हैं झारखंड के ऊंचे छोटा नागपुर पठार पर। यही वो जगह है जहां से इस राज्य की हर नदी की कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि झारखंड के इस ऊंचे पठार का पानी आखिर जाता कहाँ है। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। हम पानी के बहाव का पीछा करते हुए एक सफर पर निकलेंगे और देखते हैं कि ये धाराएं हमें कहाँ कहाँ ले जाती हैं। तो देखिए, यहाँ एक बहुत सीधा सा बंटवारा है। पठार से निकलने वाली हर नदी इन दो रास्तों में से एक को चुनती है। कुछ उत्तर की तरफ बह जाती हैं, गंगा के मैदानों की ओर, और बाकी पूरब और दक्षिण की तरफ, बंगाल की खाड़ी की ओर। और बस यही बंटवारा हमारे आज के सफर का नक्शा बनेगा। अच्छा, इस सफर पे निकलने से पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं। यहाँ की नदियों का मिजाज कैसा है। देखिए, ये हिमालय की नदियों जैसी नहीं है। झारखंड के ज्यादातर नदियां मौसमी हैं, मतलब पूरी तरह मानसून पर निर्भर, और इनका तल भी पथरीला और उबड़ खाबड़ है, इसलिए इनमें नाव चलाना भी मुमकिन नहीं। लेकिन जैसा कि हर नियम के साथ होता है, यहाँ भी कुछ बहुत ही दिलचस्प अपवाद हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा अपवाद, सोन नदी। ये झारखंड की इकलौती, जी हाँ, इकलौती ऐसी नदी है जो बारहमासी है। मतलब इसमें साल के 12 महीने पानी रहता है, बिल्कुल अलग। और फिर आता है दूसरा बड़ा अपवाद, मयूराक्षी नदी। ये इस राज्य की अकेली ऐसी नदी है जिसमें नावें चल सकती हैं। तो ये दो नदियां, सोन और मयूराक्षी, बाकी सबसे एकदम हटकर हैं। तो ठीक है, अब सफर शुरू करते हैं। पहले हिस्से में हम उन नदियों का पीछा करेंगे जो पठार से निकलकर उत्तर की ओर गंगा के मैदानों की तरफ जाती हैं। इस रास्ते पर जो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है वो है सोन नदी का। जैसा कि हमने बात की, हमेशा बहती है, पर इसकी एक और दिलचस्प बात पता है क्या है? इसके पुराने नाम सोनभद्र और हिरण्यवाह। और हिरण्यवाह का मतलब होता है सोना ढोने वाली। जी हाँ, एक प्राचीन मान्यता थी कि इसकी रेत में सोने के कण मिलते थे। इसकी एक मुख्य सहायक नदी है उत्तरी कोयल, जिस पर मंडल डैम प्रोजेक्ट बना हुआ है। अब अगली नदी है पुनपुन। इसके जो पुराने नाम हैं नर, कीकट और बामागधी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो मानो इतिहास के पन्ने हैं। ये नाम इसे सीधे उस जमाने के शक्तिशाली मगध साम्राज्य से जोड़ते हैं। सोचिए, शायद उस दौर में ये नदियां साम्राज्यों की सीमाएं तय करती होंगी। इसके बाद हम आते हैं फल्गु नदी पर। इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ही गहरा है। प्राचीन काल में इसे निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था, और कहानी तो हम सब जानते हैं। इसी नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान मिला और वो गौतम बुद्ध बने। लेकिन यहाँ एक पहेली है। जो लोग पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए गया जाते हैं, वो अक्सर हैरान रह जाते हैं। सामने देखते हैं तो नदी तो है ही नहीं, बस रेत का एक विशाल चौड़ा मैदान है। तो सवाल ये है कि आखिर नदी गई कहाँ? और जवाब है, नदी कहीं नहीं गई, वो वहीं है। फल्गु एक अंतः सलीला नदी है। इसका मतलब यह है कि वो सतह के नीचे रेत की इस मोटी परत के अंदर अंदर बहती है। अगर रेत को थोड़ा सा भी खोदा जाए तो नीचे से पानी निकल आता है। ये वाकई प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है। तो जहाँ एक तरफ फल्गु की ये शांत अदृश्य धारा है, वहीं दूसरी तरफ है सकरी नदी। इसका चरित्र बिल्कुल उल्टा है। ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, और इसकी इसी आदत की वजह से इसकी तुलना अक्सर बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी नदी से की जाती है। चलिए, अब उत्तर का सफर पूरा हुआ। अब हम पठार पर वापस लौटते हैं और दूसरे रास्ते पर चलते हैं जो पूरब और दक्षिण की ओर जाता है। और इस सफर की शुरुआत हम करेंगे इस क्षेत्र की सबसे मशहूर और सबसे जटिल नदी दामोदर से। दामोदर एक ऐसी नदी है जिसके एक नहीं कई चेहरे हैं, और वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ जब ये शांत बहती है तो इसे जीवन देने वाली देव नदी कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बांध बनने से पहले यही नदी बंगाल में भयानक बाढ़ लाती थी, जिसकी वजह से इसे बंगाल का शोक भी कहते थे। एक और चेहरा देखिए, ये झारखंड के सबसे अमीर कोयला और औद्योगिक इलाके से गुजरती है, इसलिए इसे झारखंड की राइन भी कहते हैं। लेकिन इसी वजह से आज ये राज्य की सबसे प्रदूषित नदी भी बन गई है। एक ही नदी, कितने विरोधाभास। तो दामोदर के बाद चलिए इसी दक्षिण पूर्व वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हैं
और उन नदियों को देखते हैं जो सीधे बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना सफ़र तय करती हैं। इस रास्ते पर जो सबसे पहला नाम जहन में आता है वो है स्वर्ण रेखा, मतलब सोने की लकीर। अब नाम सुनकर ही सवाल उठता है कि ये सिर्फ एक काव्यात्मक एक खूबसूरत नाम है या इसमें वाकई सोना है। और जवाब आपको हैरान कर देगा। ये बिल्कुल सच है। आज भी इसकी रेत में सोने के बहुत छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। स्थानीय लोग आज भी पारंपरिक तरीकों से रेत छानकर सोना निकालते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो इस नदी को पूरे भारत में शायद सबसे अनोखा बनाती है। पर कहानी सिर्फ सोने पर खत्म नहीं होती, इसकी और भी कई खासियतें हैं। पहली, ये झारखंड से निकलने वाली अकेली ऐसी नदी है जो किसी और नदी में नहीं मिलती, बल्कि सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दूसरी, ये मशहूर हुंड्रू फॉल्स बनाती है। और इतना ही नहीं, इसकी सहायक नदियां राढ़ू और कांची, जोन्हा और दशम जैसे खूबसूरत झरने बनाती हैं। और हाँ, ये टुसू जैसे बड़े सांस्कृतिक फसल उत्सव का केंद्र भी है। अच्छा, अब बात करते हैं उस दूसरे अपवाद की, मयूराक्षी नदी। याद है ना, हमने शुरू में इसका जिक्र किया था। ये देवघर की त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है और जैसा हमने बताया, ये राज्य की एकमात्र नौगम्य नदी है। इस पर एक मशहूर बांध है, मसानजोर डैम। और इससे जुड़ा एक मजेदार फैक्ट ये है कि इसे कनाडा डैम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके निर्माण में कनाडा ने आर्थिक मदद की थी। इस इलाके में कुछ और भी जरूरी नदियां हैं जिन पर एक नजर डाल लेते हैं। एक है अजय नदी, जिसे नेशनल वाटरवेज 7 का दर्जा दिया गया है, मतलब भविष्य में इस पर ट्रांसपोर्ट की काफी संभावनाएं हैं। फिर है ब्रह्माणी नदी, जो दुमका की दुधवा पहाड़ियों से निकलती है। और एक है शंख नदी, जो अपनी गहरी खाई और शानदार सदनी घाघ वाटरफॉल के लिए मशहूर है। तो इस पूरे सफर के आखिर में एक बात तो साफ हो जाती है, ये नदियां सिर्फ पानी नहीं बहाती, ये अपने साथ इतिहास, संस्कृति और न जाने कितनी सभ्यताओं की यादें लेकर बहती हैं। और इस बात का शायद सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण है तजना नदी। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि अपने आप में एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। पता है क्यों? क्योंकि इसके किनारों पर असुर सभ्यता के ढेरों अवशेष मिले हैं। ये वही असुर थे जो भारत के सबसे शुरुआती लौह प्रगालक यानी आयरन स्मेल्टर्स माने जाते हैं। सोचिए, ये नदी अपने अंदर एक पूरी की पूरी प्राचीन सभ्यता के राज छिपाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर आज का हमारा ये सफर हमें यही दिखाता है कि हर नदी की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक पहचान है। फल्गु हमें अध्यात्म और ज्ञान की कहानी सुनाती है, तो दामोदर उद्योग और प्रगति की, स्वर्ण रेखा संस्कृति और प्राकृतिक आश्चर्य की कहानी कहती है, और तजना एक भूली बिसरी प्राचीन सभ्यता की। तो आखिर में यही कह सकते हैं कि एक नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं होती, वो समय का, यादों का और कहानियों का बहाव होती है। और ये बात एक सवाल भी छोड़ जाती है कि हमारे आसपास जो नदियां बहती हैं, वो अपने साथ कौन सी अनकही कहानियां लेकर चल रही हैं।